नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक बार फिर देश के रिटायर्ड अफसरों ने जो देश में सर्वश्रेष्ठ जो पद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन पर रहे हैं और उनकी एक प्रतिष्ठा है समाज में। उन्होंने अपने 30 साल, 35 साल, 40 साल की नौकरियां की हैं। उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने एक संगठन बनाया है जो इस देश में संविधान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता रहता है। एक मॉरल ड्यूटी एक नागरिक की, एक ऐसे नागरिक की जिसको संविधान के बारे में जानकारी है, जिसको ये प्रिविलेज मिला है इस देश में, जो एक गरीब मुल्क है जिसमें शिक्षा वगैरह बहुत तुलनात्मक रूप में कठिन है, उस स्तर पर कम से कम पाना जहाँ इस सब का ज्ञान हो सके, वो उनको मिला है। फिर उन्होंने देश की सेवा की है और उसके बाद वो अब रिटायर है। तो देश के हाल पर उनकी टिप्पणी एक मॉरल, आप कह सकते हैं कि नजीर पेश करती रहती है, और खासकर उन विषयों पर जिनको वो समझते हैं कि उनसे हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का नुकसान हो रहा है, संविधान सम्मत शासन व्यवस्था का नुकसान हो रहा है, और कुल मिलाकर देश का जो जो देश के संचालन की आलोचना है उसमें उनका स्वर जाके जुड़ता है। वो बार बार बहुत सारे ऐसे मामलों पर अपनी राय देते रहे हैं और हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। लेकिन आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि मैंने वो भाषा जो उनकी देखी उस पत्र में, वो लगभग सरकार को सीधे कटघरे में अब सीधे खड़ा कर रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ एक प्रोग्राम चल रहा है और जिसको अब अपरोक्ष नहीं रह गया, अब लगता है प्रत्यक्ष रूप से उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त। और ये जो चीज है, ये दुनिया में, इतिहास में और वर्तमान में कभी भी इसको कोई भी एक लोकतांत्रिक मनुष्य इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। तो ये आलोचना उन्होंने इस बार प्रस्तुत की है। 100 से ज्यादा लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं। इस बारे में जानने के लिए इसमें से एक दस्तखतकर्ता राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने उनको देखा होगा। तो सीधे उन तक चलते हैं। और बीच बीच में मैंने चूंकि इस पत्र को पढ़ा भी है, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है, कल से सोशल मीडिया में बहस के बीच है, तो उनसे पूछते हैं और बीच बीच में उस पर सवाल करेंगे। आपका स्वागत है राजू जी। क्यों इतनी नाराजगी इस स्तर पर आप लोग प्रकट कर रहे हैं? नाराजगी शब्द उपयुक्त भी है और अनुपयुक्त भी है, क्योंकि अंततः तो ये पत्र प्रधानमंत्री जी को संबोधित है और अंतिम लाइनों में वो उनको स्मरण दिला रहा है कि उन्हीं का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो कि वो अक्सर कहते हैं। और उनके मन की बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, हर हफ्ते प्रकाशित होती हैं। आप उनको रेडियो पे भी सुन सकते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, उसका लेखा जोखा भी पढ़ने में आ ही जाता है या टीवी पे दिख ही जाता है। तो मन की बात जनता की भी होती है, मन की बात लोग के समूह संगठन के मन की बात भी होती है। और इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप 200 लोगों का जो संगठन बना, वो उसके मन में भी ये विचार पिछले 8 साल 10 साल में रहा है और गहरा होता जा रहा है कि भाई संविधान ही डिफाइन करता है, परिभाषित करता है हमारे जैसे एक बड़े ही बहु संख्य, बहु जातीय, बहु रिलीजन वाले, बहुभाषी देश को, देश भी क्या, आप उसको एक पूरा कॉन्टिनेंट मान सकते हैं। और जहाँ पर एक पूरी दुनिया या हमारा इतिहास, जो 20वीं सदी का जो इतिहास, चाहे जिसने भी लिखा हो, उसने ये स्वीकार किया है और कहा है कि भारत में जो प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का हुआ, ऐसे वक्त जब वो आज़ाद हुआ और साक्षरता, आपको याद होगी, मेरे ख्याल से 20% से भी कम थी, और तुरंत 1952 में चुनाव करा दिए गए।
ये हमारे जैसे लोग जो बाद में पैदा हुए, उनका ये सौभाग्य रहा कि एक जो पूरी स्वतंत्रता संग्राम का जो एक संघर्ष चला था, उसमें हजारों की संख्या में महान नेता पैदा हुए। एक वातावरण, ऐसा रचनात्मक भावात्मक वातावरण सृजित हुआ जो कि कम देशों को नसीब होता है। और इसी वजह से जो भारत का स्वतंत्रता का जो पूरा एक अनुभव रहा या प्रयास रहा या उसका नतीजा रहा, इसने पूरे अफ्रीका को, देश के तमाम, दुनिया के तमाम ऐसे देश जो कॉलोनियल आक्रमण से या कॉलोनाइजेशन से प्रभावित थे और दूसरे देशों के अधीन थे, में उसका प्रभाव हुआ। उन्होंने उससे सीखा। हमारे जो विकास के प्रयास हुए वो भी दूसरे देशों में, विशेष रूप से अफ्रीका में इस्तेमाल हुए। एक पूरी नॉन अलाइनमेंट की जो एक नैम बना, और दो जो बड़े राष्ट्र या जो एक स्थिति थी ध्रुवीकरण की दुनिया में बड़ी ताकतों की, उसमें एक निष्पक्ष रूप लेना और विकास की राह में जो जो प्रगति हुई उसमें कमियां भरसक रही एक दिशा, लेकिन कुल मिलाकर एक अनूठा प्रयास जो कि पूरी दुनिया में सराहा जाता है, और जिसकी अच्छाई या जिसके क्या कहते हैं स्वागत आज की तारीख में भी, अभी बोरिस जॉनसन आए या यूएस से जब राजनयिक यहाँ आते हैं, या वो जो भाषण में कहते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी या अनोखा जनतांत्रिक राष्ट्र, ये वही चीज है, वही हमारी धरोहर है जिसकी कमाई हम खा रहे हैं। और हमारे संगठन ने ये महसूस किया है, और हम अकेले नहीं हैं इसमें। आप जैसे, आपका चैनल है, तमाम वे लोग जो कि भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं या वोट नहीं करते हैं, जो कि बहुसंख्य में है, करीब 60% से ज्यादा लोग, ये देख रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को, जो कि हाल में पिछले, मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो जीत हुई भाजपा की, उसके बाद से एक अजीब सी हलचल पैदा हुई जो कि सुनियोजित सी लगती है, क्योंकि कई राज्यों में एक साथ चली। और एक जो शब्द प्रयोग में आया बुलडोजर वाला, बुलडोजर गवर्नेंस का जो शब्द प्रयोग में आया, कि एक अच्छी गवर्नेंस का मॉडल बुलडोजर भी होता है, कि जो शक्तिशाली है वो बुलडोजर लेके निकले और जिसको भी बुलडोज करना चाहे बुलडोज कर ले। तो वो तो सीधा सीधा एक तरह से ऐलान है कि ड्यू प्रोसेस जो होता है, या व्यक्ति को मौका देना अपनी बात कहने का, या उसको नोटिस देना, जैसे ड्यू प्रोसेस बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, वो एक लेवल पर, मतलब प्रशासन के लेवल पर, शासन को अभी आप एक तरफ रख लें, प्रशासन का मतलब हुआ पुलिस, मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव के लेवल पर, तमाम राज्यों में लगभग एक ही प्रकार की वारदातें और जो वायलेंस, हिंसा के घटनाएं हुई। और वे सारी, उनमें समानताएं तमाम थी, क्योंकि वो सब प्रोसेशन से शुरू होती थी। वो सारी कहानी आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, उन पे तमाम अखबार लिख चुके हैं, टीवी पे वो सब चीजें कही जा चुकी हैं। तो उसी आवाज, उसी स्वर में स्वर शामिल कर हम लोगों ने उन चीजों को समेकित कर एक साथ रख कर एक प्रकार से एक अपना गुस्सा दर्शाते हुए, अपना आक्रोश दर्शाते हुए, अपनी हेल्पलेसनेस, मैं कहूँगा निरीहता दर्शाते हुए, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर भी कमजोर महसूस करते हुए प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया है, इल्तिजा की है कि वो उनकी आवाज अभी भी इतनी बुलंद है, वो उनकी इतनी लोकप्रियता है इस देश में,
कि वो अगर कोई बात किसी मंच से साफ साफ दो टूक कहते हैं तो उस पर जनता अमल करती है, वो एक मैसेज जाता है और उस मैसेज का असर होता है डाउन द लाइन, ऊपर से नीचे तक। अच्छा, तो इस बार इस पत्र में बहुत साफ साफ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और सेंटर की बात आपने की है। आपकी इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आपने जिनको समझा है कि इस जो हेट और मेलवेलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो आपने एक टर्म यूज किया है, इसमें आपने सीधे इंडिक्ट किया है कि ये यहाँ हो रहा है और ये एक डिजाइन है जो निश्चित तौर पर न सिर्फ असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और जो पुराने अनुभव हैं उसका भी हवाला आप लोगों ने दिया है। वो दुनिया में बहुत कड़वे हैं इस तरह की धारा के। तो वो आपने एक तरह से सीधे इंडिक्ट किया है प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को और उनके लोगों को। साफ कहा है कि देखिए, हम यानी आप सब लोग तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसमें आपने कोई लाग लपेट इस बार नहीं रखा है। इसमें मैं इसको इंस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप या आप या हम कोई प्रिवी तो होते नहीं है कि जो कमरे हैं, गलियारे हैं सत्ता के, कैबिनेट का रूम है या प्रधानमंत्री का कार्यालय है या विशेष नेताओं का कार्यालय है, वहाँ हम बाहर खड़े होकर दरवाजे से जो वार्तालाप हो रहे हैं या जो विमर्श हो रहा है उसको सुन नहीं रहे हैं। हम तो जो चीजें घटित होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो एक एनालिसिस उसकी जो मिलती है, उसमें जो तर्क स्पष्ट होता है और सारी घटनाओं में जो समानताएं परिलक्षित होती हैं, उनसे नतीजे जो साफ नजर आ रहे थे उनको दो टूक लिखा है। इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें भाजपा शासित प्रदेशों को चिन्हित किया गया है। उसमें बताया गया है कि एक समुदाय के खिलाफ एक प्रकार का ये जो नियोजित किस्म का एक कैंपेन चल रहा है, जिसको आप आड़ देते हैं, कानून की आड़ भी दे रहे हैं और प्रशासन की शक्ति की आड़ भी दे रहे हैं। कानून की आड़ आप दे रहे हैं, तरह तरह के जो आपने नियम हाल में जो बनाए हैं, कन्वर्जन को लेके, जिहाद को लेके, तरह तरह के एनक्रोचमेंट का नाम देके कि भाई हम तो केवल असंवैधानिक एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। इसका कोई जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, जो कि एक दो समुदायों के बीच की हिंसा थी, उसके 3 दिन बाद अचानक एनक्रोचमेंट हटाने की बात शुरू हुई, जिसमें भाजपा के ही जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने एमसीडी को लगभग एक प्रकार से आदेश दिया था कि आप जाके वहां पर बुलडोजर से चीजें तय करें। कुछ एग्जैक्ट भाषा मुझे मालूम नहीं है। तो इस पत्र में कोशिश ये की गई है कि शासन की जो शीर्ष लेवल्स होते हैं, शासन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जो लेवल्स होते हैं, डीएम का और एसपी का लेवल होता है, मंत्री का लेवल होता है, एमपी का लेवल होता है, एमएलए का लेवल होता है, पार्टी का लेवल होता है। इनके जो जुड़े संगठन हैं, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो और दूसरे तमाम तरह के नामों के जो संगठन हैं, फ्रिंज ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं, उनके एक लेवल होते हैं, उनके नेता होते हैं जो कि तो जो फुट सोल्जर्स हैं, जो भाषण देने वाले हैं, वो कई लेवल पर ऑपरेट करके चीजें कह रहे हैं, कर रहे हैं। अब उसमें क्या परोक्ष या अपरोक्ष जो शीर्ष लेवल पे हमें तो प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। भारत की जो व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हैं देश के। उनसे इस सब के बावजूद हम ये विश्वास करने की चेष्टा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि बार बार सद्भाव का नारा देते हैं, गुरु तेग बहादुर के 400 साल के जो समारोह हुए उसमें उन्होंने रात को जो ऐलान किए या जो बातें कही रेड फोर्ट के बाहर से, और विदेश में जो वो भाषण देते हैं या जब बाहर के नेतागण यहाँ आते हैं वो जिस तरह की चीजें कहते हैं, तो हम और उन्हीं के अपना जो उनका सबसे ज्यादा कहा जाने वाला नारा है जिसको वो बार बार कहते हैं,
उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम अभी भी ये मानना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी की से छिपी हुई हैं या पूरे तौर पे जाहिर नहीं है। हमको ये कम से कम चांस तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने तो नहीं कहा कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मैसेजिंग में तो इस तरह की सीधी चीज नहीं है। तो हम उनसे इस पत्र के माध्यम से, जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी करते हुए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसे रोकिए, क्योंकि आप ही इसे रोक सकते हैं। अच्छा, इधर हम लोग ये पा रहे हैं, अभी हमारे जो विदेश मंत्री अमेरिका में थे, कई बार ऐसी स्थिति आई, चाहे प्रेस के सामने हो या अमेरिकन प्रतिनिधि जब बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर भारत अपनी घटनाओं की वजह से एक हद तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कटघरे में पहुंचा। ये ठीक है कि हमारे विदेश मंत्री ने उसका जवाब दिया, लेकिन कुल मिला के ये स्थिति इसके पहले भारत की नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कि वो अपने आंतरिक मामलों में, खासकर मानवाधिकार के मामलों में या माइनॉरिटी के प्रोसिक्यूशन के मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो बहुत समय बहुत सारी चीजों पर बहुत बात होती रहती थी, लेकिन मीडिया में भी एक ये हो रहा है कि अब एक स्वर बन रहा है। जो भी लोकतांत्रिक देशों का मीडिया है उसमें सब जगह भारत आलोचना के कटघरे में है, और जो प्रमुख पत्रकार हैं वो सब भारत सरकार को और भारत के इस समय के शासन के दौर को लगभग उसी तरह से सवालों के घेरे में ले जा रहे हैं जैसा इस आपके पत्र में हमें नजर आता है। तो ये जो साम्य है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये साम्य अब जो प्रतिक्रियाएं इस तरह की जो रिपोर्ट्स विदेश की होती हैं, आई हैं सामने, चाहे वो कोविड की जो WHO की आगामी रिपोर्ट के बारे में हो, या जो फ्रीडम इंडेक्स के जो ग्रुप्स हैं, या जो NGO के इंटरनेशनल संगठन हैं जिनकी मान्यताएं रद्द हुई हैं। अभी कल ही कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की मान्यता जो बाहर से पैसा लेने की मान्यता रद्द हो गई, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। तो उसमें कहा जाता है कि दूसरे लोग हमको क्या सिखा रहे हैं, हम भी तमाम बातें कह सकते हैं, उस तरह की एक भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो लोकतांत्रिक विश्व समुदाय है, वेस्ट है, यूरोप है, US है, बाकी देश हैं, सब जानते हैं कि क्या स्थितियां यहाँ पर हैं। ये दूसरी बात है कि अब जो राइट विंग राजनीति होती है उसमें इतनी परिपक्वता और एक किस्म की पैनापन आ चुका है, एक तरह की एम्बिगुअस चीजें करने की, बोलने की, कि आप जैसे हल्के कोयले आप जला के हमेशा चालू रखते हैं, समस्या को उबलने देते हैं, लेकिन उसका विस्फोट नहीं होने देते। लेकिन उसके नतीजे अल्टीमेटली बाहर के देश जो भी अपनी प्रतिक्रिया रियल टर्म्स में व्यक्त करते हैं, वो उनके अपने इंटरेस्ट पर निर्भर करती है कि उनको कितना ट्रेड करना है भारत से, या भारत को से वो क्या चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अब समस्या तो हमारी है, और सोशल सामाजिक अनरेस्ट की स्थिति, सामाजिक अस्थिरता की स्थिति, जहाँ पे एक बहुत बड़ा समुदाय, जिससे अगर आप बात करें 20%, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो असुरक्षित, न केवल असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है कि उसके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और वो डिफैक्टो भी है और डिज्योर भी है। कानून को भी उसकी मान्यता मिलने लगी है, और जो प्रशासन के जो अंग हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जिससे जो कटिंग एज है, जिससे उसका रोज वास्ता पड़ता है, वो दो तरीके का व्यवहार
कर रही है। वो एक समुदाय के प्रति उनका व्यवहार, उनकी अवैधता पर उनका व्यवहार दूसरा होता है, और इस समुदाय की जो तथाकथित अवैधता होता है उस पर व्यवहार दूसरा होता है। आप ट्वीट्स वगैरह पे जो अरेस्ट वगैरह होती हैं, आप उसमें साफ देख लेते हैं। और स्थितियां इस हाल तक पहुंच गई है कि जो एमएलए हैं, गुजरात के एमएलए मेवानी, वो गुजरात से अरेस्ट होकर असम ले जाए जाते हैं, और एक में बेल पाते हैं तो तुरंत दूसरी अरेस्ट भी हो जाती है। और आज आपने देखा होगा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कड़ा रुख लेने पे मजबूर, मैं कहूँगा, हुआ ये धर्म संसद के मामले में। जो धर्म संसद अब प्रस्तावित थी उत्तराखंड में और हिमाचल में। और हाँ, पढ़ने में ये आया है कि उत्तरांचल में धर्म संसद करने की अनुमति शायद जिला प्रशासन ने नहीं दी है, कैंसिल कर दी तो है, ये जो अरेस्ट किया है, स्थगित कर दिए। लेकिन कुल मिलाकर ये आगा पीछा करना, ये परोक्ष किस्म के कभी एग्रेसिव हो जाना, फिर एक कदम पीछे खींच लेना, बयान कुछ और देना, नीचे कुछ और करना, ये जो सारी चीजें हैं ये ठीक है। टैक्टिकली आप अपना वोट सिक्योर कर रहे हैं, इलेक्टोरली आप हिंदू जो वोट है आप उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके लाभ भी आपको मिले हैं और आगे भी मिलेंगे इस पोलराइजेशन के लाभ। लेकिन ये कुल मिलाकर लोग न केवल अलोकतांत्रिक है, जहां तक हमारे ग्रुप का सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे सीधे सीधे आघात करता है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले और जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किए उससे परिलक्षित भी होती है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आज एक घटना और हुई है कि जो सेडिशन वाला कानून है 154 और क्या अपने देश में, उस पर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और जिसमें केंद्रीय सरकार लगातार तारीख पे तारीख ले रही थी, वो अपना जवाब ही दाखिल उसने नहीं किया। आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट को पिछली कम से कम शायद आधा दर्जन तारीखें देने के बाद आज उसमें फाइनली कहना पड़ा कि ऐसा लगता है कि आपको जवाब नहीं देना है, लेकिन अब हमें इस पर फैसला करना होगा। और 5 को उन्होंने फैसले की डेट रख दी है, 5 मई को। ये एक बहुत बड़ी परिघटना आज हुई है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो फैसले की डेट रख फाइनल, फैसले की डेट रख दी है? हाँ, फैसले की डेट कहा इस पे। अब हम फैसले की हियरिंग की डेट नहीं, फैसले की कि सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये जो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इसकी जो सुनवाई चल रही थी उस पर आज उन्होंने केंद्र सरकार के इस राइट को खारिज कर दिया कि आपको जवाब देने के लिए एक तारीख और दी जाए। और उन्होंने कहा कि अब हम इस पे अपना इसको डिसाइड करते हैं, 5 मई इज द डेट। तो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात हुई। तो ये ऐसा लग रहा है कि जो लोकतांत्रिक दुनिया का जो कॉन्शियस है और भारत में भी जो है, और वो जो मेजॉरिटी है वो और हमारी सरकार, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अब वो आपस में वो स्थिति अब नहीं बची है कि उसको शब्दालंकार से ढका जा सके, और बातें बहुत आमने सामने उस मोड़ पे पहुंच गई जहां फैसला होता है। तो क्या आप लोगों के भी इस पत्र की तलखी, क्योंकि मैंने आपके पिछले तमाम पत्रों को देखा है, उनमें कार्यक्रम किए हैं, तो इसमें भी आप आखिर में जो भाषा, आखिरी पैरा जो आपने लिखा है, तो निश्चित तौर पर आपने कातर होकर लिखा है, लेकिन वो बहुत कंक्लूसिव भी है। तो ये जो हो रहा है इस पर थोड़ा सा आपकी राय। जी, आपने बहुत महीन तरह से एक महीन बात रखी है कि हम 8 साल से एक प्रयास देख रहे हैं जिसकी दिशा हमेशा एक रही, लेकिन वो दिशा एक रेखीय नहीं थी। वो स्पाइरल किस्म की रेखा थी, वो कभी आगे जाती थी, कभी पीछे आती थी, लेकिन कुल मिलाकर वो एक दिशा लेफ्ट से राइट, चाहे जो भी कह लें, वो एक दिशा में चल रही थी। वो घुमावदार तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिशा में चल रही थी। और बड़े शब्द के आडंबर थे, अलंकार थे। लेकिन अगर आप 2014 को याद करें, और उस समय के आफ्टर ऑल जब मोदी जी चुनाव जीत कर आए, तो उन्होंने तो ये सारी बातें तो अपने चुनाव के प्रचार में जो पहली उनको बहुमत ली, उसमें एक भी चीज का जिक्र नहीं था। उन्होंने मात्र और मात्र विकास की बात की थी। तो ये तो एक बहुत से लोग जो कि अब स्वयं
लिखते भी हैं और कहते भी हैं कि वे झांसे में आ गए या उन्होंने विश्वास कर लिया, जो कि अच्छे दिन को लोगों ने दो तरीके से समझ लिया। कुछ लोगों ने समझा कि अच्छे दिन का मतलब विकास है, और जो लोग वास्तव में जिन्हें भक्त की एक संज्ञा दी जाती है, वो मजाक में कहा जाता है कि वो सच्चा संकेत पा गए कि अच्छे दिन क्या है। अब चीजें सन 14 के बाद से बहुत बहुत बदल गई हैं, और हम उसके गोल पोस्ट लगातार बदलते गए हैं। कहाँ हम रोमियो के जो थप्पड़ वप्पड़ पुलिस मार देती थी उन चीजों पे बहस करते थे, और यहाँ बुलडोजर गवर्नेंस की बात होने लगी है, जहां मतलब कहा जा रहा है कि कानून ड्यू प्रोसेस नहीं, बुलडोजर से न्याय दिलाया जाएगा। तो मतलब इतना दूर आ गए हैं। और ये बुलडोजर सबसे ज्यादा आघात किसको कर रहा है, ये भी स्पष्ट है। तो उस सेंस में आप सही कह रहे हैं। आपने जो ये बात बताई आज सेडिशन के मामले में कि जो डिसीजन आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी खबर है और पॉजिटिव खबर है। वही दूध का दूध पानी का पानी, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कोई अंतिम लाइन के पहले जहां खड़े हैं उसके पार जाने की कोशिश तो करें। दूसरी मैंने कहीं पढ़ा था कि चीफ जस्टिस ने शायद ये भी कहा है कि एक कोई मामला जो बहुत दिन से 370 का मामला जो बहुत दिन से चल रहा था, उस पर भी शायद वो अब तारीख देने को तैयार है। गर्मी के बाद उस पर सुनवाई होगी। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला चल रहा है, जिसपे अभी कोई यूएपीए पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी चैलेंज्ड है। इसके अलावा 6-7 मसले और हैं, बल्कि सीबीआई का एक पूरा मसला है कि सीबीआई का पूरा नोटिफिकेशन, उसकी एग्जिस्टेंस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वो सही बात भी है। जो सीबीआई की जो कानून है जिसके अंतर्गत वो काम करती है, वो बहुत ही गुंज-पुंज है, तो वो बरसों से लंबित है। तो अगर लंबित करके कब तक आप चल सकते हैं, ये किसी भी समाज के लिए ये प्रश्न है शीतल जी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि लंबित अवस्था में समाज कितने लंबी समय तक पॉलिटिकली लटकाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो लंबित उस सेंस में नहीं है, चीजें बदतर हो रही हैं। और चीजें बदतर हो रही हैं तो सुप्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो भी, उनकी भी लिमिट्स जो हैं वो लगातार टेस्ट हो रही हैं। कुछ ने अपनी लिमिट्स में, जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही धराशायी हो चुके हैं। जैसे एनएचआरसी तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, उसकी तो कोई आवाज। लोकपाल तो आपको पता भी नहीं होगा, कभी आपने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी कि कहाँ उसका दफ्तर है, कहाँ वो रहता है जी। अमूमन वही हाल इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट अभी लोगों की नजर में है, हाई कोर्ट्स लोगों की नजर में है। डिफरेंट हाई कोर्ट्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर प्रदेश सरकारें अभी हैं, 12-15 प्रदेश सरकारें हैं जो कि डिफरेंट पार्टीज की हैं, जो अलग भाषा बोलती हैं, जो ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा। तो हम ये मानते हैं कि यस, यू आर राइट, ये जो चिट्ठी है उसकी तलखी भी उस चीज की पुष्टि कर रही है, जो बात आपने कही कि कहीं हम, मतलब जिसे कहते हैं कि अंतिमता की ये कुछ बहसें अब निर्णीत होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग मशाल हैं और समाज में हर नागरिक को अपनी भूमिका रखनी चाहिए लोगों के सामने, और ये बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे स्वर एक साथ एक पत्र के लिए राजी होते हैं, उसकी भाषा पर, उसके संदेश पर राजी हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर एक ये भारत दबाव तो है। अब नहीं, ये भी अच्छा है। और आप अभी देखेंगे कि नॉर्मली अब ये होने लगा है कि एक पत्र, ये ग्रुप सबसे पुराना है पत्र निकालने के मामले में, पत्र निकालने की फैक्ट्री लोग मजाक में इसको कहते हैं। लेकिन एक इसका उल्टा ग्रुप भी है जो कि फिर इसके विरोध में विपरीत तर्क देते हुए पत्र निकालता है। अब हम लोगों का इंतजार ये होना चाहिए कि वो ग्रुप क्या तर्क इस्तेमाल करते हुए पत्र निकालेगा।
और आपसे मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि जब भी वो पत्र निकाले तो आप उनको आमंत्रित जरूर करिएगा अपने जरूर कक्ष में। जरूर, ये आपने और अच्छी बात बता दी है, अच्छी पहल, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लोकतांत्रिक जी तकाजा ये है। और मुझे जी आप इसमें सूचना देने में मदद करिएगा, जब वो आएगा तो हम बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनके भी कोई सज्जन आए और उन्हें आमने सामने बात। तो बहुत जी बहुत जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको स्वस्थ देख के भी, थैंक और यू आप बड़े चीयरिंग हैं, और जी उम्मीद करते हैं कि ये चीज कायम रहे, आने वाले दिनों में और हाँ आपके साथ कार्यक्रम करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।